बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर बुक 2 यूनिट नंबर 14 लुइस पास्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लुइस पास्चर का ओवरव्यू इस पूरे चैप्टर का और उसके साथ ही पार्ट 1 की रीडिंग भी हमने कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। लुइस पास्चर रीडिंग आज सेकंड पार्ट की होगी और ग्रामर सेक्शन से भी आज हम कंटिन्यूस पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। आज के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले हम शॉर्ट्स ओवरव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं इसकी पार्ट 1 को। लुइस पास्चर की अर्ली लाइफ हमने देखी कि 1822 के अंदर वो फ्रांस के एक ज़िला जौरा के एक कस्बे डोल के अंदर पैदा हुआ और बाप उसका नेपोलियन आर्मी के अंदर मुलाजिम था और बहादुरी की वजह से कई इनामात जीत चुका था। बाप की रिटायरमेंट के बाद डोल के अंदर हालात साजगार नहीं रहे और उसके बाप ने माइग्रेट कर लिया डोल से अरबाट्स की तरफ। यहाँ पर आके उसने एक लेदर टैनरी जो थी वो परचेज़ की, चमड़े वाला कारखाना परचेज़ किया और मेहनत शुरू कर दी। इसी दौरान जो लुइस पास्चर था इसको वहाँ के मुकामी कम्युनल कॉलेज के अंदर दाखिला करवा दिया गया इसका। लुइस पास्चर जो था इसको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग करनी और स्केचेस तैयार करने अपने फ्रेंड्स के और फ़िशिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर उसका इंटरेस्ट था। और एक दफ़ा उसके वालिद ने उसको समझाया कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको मेरे साथ कारखाने में काम करना पड़ेगा। इस पर उसने थोड़ा ख़ुद भी उसने एहसास किया कि शायद वो अपनी फ़ैमिली के ऊपर फाइनेंशियली जो है वो बोझ बन रहा है। उसने पढ़ने का फ़ैसला किया और अब उसने दिल लगाकर मेहनत शुरू कर दी। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की कम्युनल कॉलेज से और यहाँ पर आला तालीम का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। आला तालीम के लिए इसको बिसाउन कॉलेज भेज दिया गया। बिसाउन कॉलेज से इसने साइंस और आर्ट्स दोनों मज़ामीन के अंदर इसने क्या नाम है ग्रेजुएशन की और इसी कॉलेज के अंदर स्टाफ मेंबर बन गया। यानी इसी कॉलेज के अंदर एज अ स्टाफ मेंबर भी इसने ज्वाइन कर लिया इसी को ही। और उसके बाद इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के अंदर यानी एक काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, चूँकि इसका इंटरेस्ट था केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर और ये भी हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर से अक्सर ऐसे क्वेश्चन किए जाते थे जिनके जवाबात जो थे वो प्रोफेसर साहब को नहीं आते थे और उल्टा वो डांट दिया करते थे कि सवाल करना टीचर का काम होता है, स्टूडेंट का काम नहीं होता। ये सिर्फ एक जान छुड़वाने का तरीक़ेकार था। यहाँ से ये चीज़ हमें शो होती है कि केमिस्ट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो चुका था और सवालात जो थे वो बाज़ औक़ात टीचर की समझ में भी नहीं आते थे। अब इसके बाद उसकी हायरिंग होती है क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और उसी यूनिवर्सिटी के रेक्टर की बेटी के 2 साल के बाद इसकी शादी हो जाती है। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन इसकी थी ये वाली और उसके साथ एक पार्ट और हमने यानी इसी के अंदर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था इसके पैट्रियटिज़म के हवाले से। हुब्बुल वतनी भी बहुत था। यूरोप के जब हालात ख़राब होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो ये भी अपने आप को यानी जर्मनी के साथ हालात इनके ख़राब हुए, अपने आप को इसने आर्मी के अंदर इनरोल करवाया। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी अपने मुल्क की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसके पास टोटल 150 फ्रैंक करेंसी थी, वो भी इसने डिपॉजिट करवा दी नेशनल डिफेंस फ़ंड के अंदर। और इसके अलावा लेकिन वो हालात नॉर्मल हुए दोबारा। एक दफ़ा फिर से 1870 की दहाई में दोबारा हालात जर्मनी के साथ ख़राब हुए फ्रांस के, तो उन दिनों फिर दोबारा ये अपने आप को इनरोल करवाने के लिए गया लेकिन इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया क्योंकि इसके ऊपर 1850 की दहाई के अंदर इस पर पैरालिसिस का हमला हुआ था। अब रिफ्यूज़ल के बाद ही नहीं, लेकिन इसने कोशिश की कि अपने आप को इनरोल करवा ले ताकि अगर मुल्क, अब उस वक्त ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर रहा था और उसके साथ अपने मुल्क के लिए फिर भी मुहिब वतन था कि मैं अपने मुल्क की तरफ से भी लड़ना चाहता हूँ। साथ ही जर्मनी से इसने क्या नाम है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी कंप्लीट की थी। जिन दोनों जर्मनी ने नापाक अज़ाइम रखे फ़्रांस के ख़िलाफ़ यानी मनसूबाबंदी की उन्होंने हमला करने की, उन्हीं दोनों इसने जर्मनी की जो बोन यूनिवर्सिटी थी उससे जो डिग्री ली थी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की वो उसको वापस कर दी और ये लिख भेजा कि ये मेरे लिए कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। पार्ट 1 के अंदर इसकी पैट्रियटिज़म की कुछ एग्जाम्पल देखी और उसके साथ अर्ली लाइफ है। मूव करते हैं आज पार्ट 2 की तरफ और टेक्स्ट बुक से यूनिट नंबर 14 एंड पेज 67। इन 1860 1860 के अंदर द फ्रेंच अकेडमी ऑफर्ड अ प्राइज़ फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फ्रांसीसी अकेडमी ने एक ऑफर्ड अ प्राइज़, एक इनाम जो था वो उसकी पेशकश की फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के मसले का हल कौन बताएगा। वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज और वाज नॉट अ फैक्ट, कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ख़ुद तौलीदी क्या ये हकीकत है या नहीं है। यानी ये कंसिडर किया जाता था कि चीज़ें खुद ब खुद पैदा होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग कहते थे कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं यानी कुछ फेवर में थे कुछ अगेंस्ट में थे। तो फ्रेंच अकेडमी ने तमाम लोगों को मदऊ किया कि जो बंदा इसका राइट आंसर बताएगा उसके लिए स्पेशल प्राइज़ होगा। एंड पास्चर एंटर्ड द कंपटीशन, पास्चर ने भी इसमें शामिल हुआ इस मुकाबले के अंदर। एंड सेटल्ड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल,
और हमेशा हमेशा के लिए इस मसले का हल निकाल दिया, एंड ऑल इन नेगेटिव, और नेगेटिवली हल निकाला। यानी उसने बता दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन फैक्ट नहीं है, प्रोवाइडिंग दैट इफ़ अ सब्सटेंस इज़ टू बी सफिशेंटली हीटेड, और ये दलाइल दिए कि अगर किसी मादे को इतना गर्म किया जाए टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, कि उसके अंदर मौजूद तमाम ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जानदार, एंड इफ़ द एयर इन द कॉन्टेक्ट विद इट लिटर्ड, और इसमें से अगर साफ़ हवा को गुजारा जाए, खालिस हवा को, सो दैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स, ताकि ये जरासीमों से पाक हो जाए, देन द सब्सटेंस डज नॉट आल्टर, तो फिर कोई भी जो मादा है वो अपनी हियत को चेंज नहीं करता। यानी ना तो उसके अंदर ख़राबी पैदा होती है और ना ही उसकी हियत के अंदर कोई तब्दीली आती है। बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट, क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर डेवलप नहीं होते। एज़ यूजुअल हिज ओपोनेंट सेड, और आज जैसे कि मामूल था कि उसके मुखालफिन ने कहा था, दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट, कि जैसा तुम कह रहे हो कि अगर गर्म कर दिया जाए किसी भी मादे को बहुत ज़्यादा तो उसके अंदर जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा डेवलप भी नहीं होते, और वो चीज़ जो है वो अपनी हियत भी चेंज नहीं करती है। तो उसके मुखालफिन ने कहा दैट दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट, कि हमें तो बड़े मुख्तलिफ नताइज मिले हैं। सो पास्चर आस्क फॉर आर्बिट्रेशन, पास्चर ने कहा कि आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि एक थर्ड पर्सन से हम डिसीजन करवा लेते हैं। एंड द एकेडमी अपॉइंटेड यानी एकेडमी के अंदर जो बाकी हिस्सा लेने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके अगेंस्ट जो ना क्लू दिया, अपॉइंटेड अ कमीशन, और उसी एकेडमी ने जिसने ऑफर किया था प्राइस, एक कमीशन बनाया, बिफोर विच पास्चर एंड हिज एडवर्सरीज वर टू रिपीट। उस कमीशन के सामने पास्चर ने भी अपना तजर्बा दोहराना था, एंड हिज एडवर्सरीज, और उसके जो मुखालफिन थे, वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट, उन्हें भी अपने तजर्बात को रिपीट करना था। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, और मुकर्ररा दिन पर, पास्चर अपीयर्ड लोडेड विद अपरेटस, पास्चर वहाँ पर पहुँचा सामान लेके, एंड हिज अपोनेंट्स, उसके मुखालफिन हाउएवर हैड नन, वो कुछ भी नहीं लेके आए। दे सेड, उन्होंने कहा द वेदर वाज अनफेवरेबल, कि मौसम ठीक नहीं है, एंड दे वुड लाइक टू वेट, और हम वेट करना चाहेंगे। यानी उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। द कमीशन वेरी रीजनेबली रिफ्यूज्ड, कमीशन ने बड़े माकूल तरीके से इनकार कर दिया। एंड पास्चर, यानी कि जो मुखालफिन थे, पास्चर डिड इज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, पास्चर ने कामयाब तजर्बा किया, एंड वन द प्राइज़, और इनाम वसूल किया। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, और इन्हीं तजर्बात के दौरान, पास्चर फाउंड दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाई हीट, कि कुछ जरासीम ऐसे हैं जिन्हें हरारत के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क डेवलप बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, कि दूध जो होता है उसके अंदर कई मिनट बॉयल करने के बाद भी दूध, फिर भी उसके अंदर बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाते हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट, और उन बैक्टीरियाज को हरारत के ज़रिए ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मिल्क बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उसी दूध को अगर बॉइलिंग पॉइंट से 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए, ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव, तो देखा गया कि इसके बावजूद वो बैक्टीरिया जो आम दर्जा हरारत से बॉइलिंग पॉइंट पर भी नहीं मरते थे, वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा टेम्परेचर की वजह से वो भी हलाक हुए। एंड दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू, और ख़ुद तौलीदी पर ये जो काम था ये बहुत अहमियत का हामिल था, बिकॉज इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट, इससे बाकी साइंसदानों को भी तहरीक मिली टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म्स, और उन्होंने भी जरासीमों की आदतों का मुताला करना शुरू कर दिया कि किस लेवल पे जरासीम जो उनको मारा जा सकता है, किस लेवल तक जरासीम जो वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों को उन्होंने मुताला शुरू कर दिया। एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल बट वेरी एक्टिव प्लांट्स स्प्रिंग फ्रॉम पास्ट डिस्कवरीज, और मौजूदा दौर के अंदर आपको जितनी भी दरियाफ्तें नज़र आती हैं, जितनी भी नमूदार हुई हैं, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी पास्चर्स डिस्कवरी मरहून मिन्नत है पास्चर की दरियाफ्तों की। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870, और ये चीज़ हमें लेगी 1870 में, व्हेन फ्रांस एंड जर्मनी वर प्लंग इन टू वार, जब फ्रांस और जर्मनी जो थे वो जंग की सी सूरत हाल में दाखिल हो गए। एंड पास्चर वेरी इंटेंसली अ लवर ऑफ फ्रांस, और पास्चर जो बड़ा शदीद मोहब्बत करता था अपने मुल्क से, वाज फिल्ड विद सॉरो एंड एंग्जाइटी, वो बड़ा परेशान और बड़ा दुखी हुआ। एंड विद लोदिंग ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के साथ नफरत का रवैया रखते हुए, ही रोट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, उसने बोन यूनिवर्सिटी को ये लिख भेजा, विच हैड बेस्टोव्ड ऑन हिम द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो यूनिवर्सिटी जिसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी हुई थी इसको, आस्किंग दैट हिज नेम शुड बी रिमूव फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और साथ उसने लिख भेजा कि मेरा नाम यूनिवर्सिटी फैकल्टी से रिमूव किया जाए। एंड रिटर्निंग हिज डिप्लोमा, और अपनी वो जो डिग्री डिप्लोमा था वो भी रिटर्न कर दिया। ऑफ विच ही स्पीक दस, और उस रिटर्न के बारे में उसने ये अल्फाज कहे थे पास्चर ने, टुडे द साइड ऑफ दिस पार्चमेंट इज अर्डियस, पार्चमेंट दस्तावेज यानी रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट,
आज मुझे ये जो दस्तावेज मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है इज ऑडियस टू मी, ये मेरे लिए नफरत अंगेज है। एंड आई फील ऑफेंडेड एट सीइंग माई नेम, और जब मैं इसके ऊपर रिजल्ट कार्ड के ऊपर अपना नाम देखता हूँ, प्लेस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ नेम, और मेरा नाम एक ऐसे नाम के नीचे लिखा हुआ है, एक ऐसे नाम की सरप्रस्ती में लिखा हुआ है, डूम्ड हेंस फॉरवर्ड टू एक्सग्रेशन, जो हमारे मुल्क के साथ नफरत करती है, बाय माई कंट्री दैट ऑफ रेक्स ग्वेलिलम्स, ये उसने फ्रेंच टर्म एक यूज़ की थी कि मुझे आज इस डिप्लोमे को, सर्टिफिकेट को देखते हुए नफरत महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा नाम उस मुल्क के नाम के नीचे लिखा हुआ है जो मुल्क मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत के जज्बात या मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम रखता है। हैविंग ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सोल्जियर, अपने आप को उसने सोल्जियर के तौर पर पेश किया, सिपाही के तौर पर, वेयर नाउ ही वाज रिफ्यूज्ड ऑन द स्कोर ऑफ फिजिकल इनकेपेसिटी, दोबारा से जब हालात ख़राब हुए तो उसने अपने आप को दोबारा से ऑफ़र किया इनरोल करवाने के लिए, बट ही वाज रिफ्यूज्ड ऑन स्कोर ऑफ फिजिकल इनकेपेसिटी, लेकिन जिस्मानी नाअहली की बिना पर उसको इनकार कर दिया गया। दिस अनकंकरेबल मैन रिटर्न टू द सोर्ड ऑफ साइंस, और ये नाकाबिल शिकस्त इंसान सोर्ड ऑफ साइंस, ये साइंस की तलवार बन गया, एंड टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रोइंग, और यानी मैदान जंग के अंदर लड़ाई की बजाय उसने लड़ाई के लिए और मैदान चूज़ कर लिया। और मैदान कौन से वाला था? टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रोइंग, शराब कशीद करने वाली इंडस्ट्री का मुताला शुरू कर दिया, इन आर्डर टू डिस्कवर अ मेथड, ताकि ऐसा तरीका ढूंढ सके वेयर बाई फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर एज गुड एज दैट मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, कि फ्रांस भी उसी लेवल की शराब तैयार कर सके जिस लेवल की शराब जर्मनी के अंदर तैयार होती है, ताकि मेरे मुल्क को शराब जो है वो इम्पोर्ट ना करनी पड़े। ही इम्पार्टेड इज डिस्कवरी टू द इंग्लिश, और उसने अपनी ये जो सारी डिस्कवरी थी, जो उसकी दरियाफ्तें थी, वो इंग्लिश ब्रोअर्स एज वेल एज टू द फ्रेंच, उसने अपनी ये सारी दरियाफ्तें अपनी हुकूमत के हवाले की कि ऐसा ऐसा करके अगर ये वाले स्टेप्स करें तो हम अपने मुल्क के अंदर आला शराब तैयार कर सकते हैं। इन 18 विद द रेदर इल्यूमिनेटिंग रिमार्क्स, और ये वजाहती जुमले भी साथ पेश किए, वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलव्ड फ्रांस, कि अब हमें अपने प्यारे फ्रांस के लिए अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। इसके कहने का मतलब ये था कि अब हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है, और जिन जिन ममालिक के साथ जर्मनी के ताल्लुकात हैं, यानी जर्मनी जिन जिन मुल्कों को क्या नाम है बियर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनके साथ हमें ताल्लुकात जो है ना वो इस्तवार करने पड़ेंगे। यानी अब हमें अच्छे दोस्तों की, यानी कि हमारे जो परचेजर्स हैं उनकी हमें ज़रूरत है। इन 1876 दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन अ बुक कॉल्ड एट्यूड्स सर ले बायर, एक किताब थी फ्रेंच टाइटल के साथ जिसका नाम था शराब का मुतालिया। ये सारी रिसर्च उसके अंदर पब्लिश हुई, विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाद में इस किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ। इट इज़ द बेस्ट नोन ऑफ पास्टर्स बुक इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर ये पास्टर की बेहतरीन किताब कंसिडर की जाती थी। वेर इट हैज़ बिन ऑफ ट्रेमेंडस वैली, जहाँ पर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी, इन द ब्रोइंग इंडस्ट्री, ख़ास कर जो लोग ब्रोइंग इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, यानी शराब कशीद करने वाली इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने लोग थे उनके लिए ये किताब नागुज़ीर होगी। हक्सले वन सेड दैट पास्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन, हक्सले ने एक दफ़ा कहा था कि पास्टर का जो काम था फर्मेंटेशन के बारे में, खमीर से मुतल्लिका, अलोन सेव फ्रांस, सिर्फ इस एक काम ने फ्रांस को महफूज किया, मोर देन एनफ टू पे द इंडेमनिटी ऑफ द फ्रैंको जर्मन वार, कहता उतना नुकसान फ्रांस और जर्मनी की जंग के अंदर नहीं हुआ फ्रांस का, जितना कि इसने सेविंग कर दी थी फ्रांस के लिए। यानी जंग के अंदर भी जितना नुकसान है उससे कहीं बढ़ के इसने अपने मुल्क के लिए काम किया था, सिर्फ इस एक प्रोसेस से, और जो प्रोसेस उसने फर्मेंटेशन का बताया था। हैवर ताहम पास्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन, पास्टर का जो खमीर साजी के ऊपर जो काम था, डिड नॉट स्टॉप शॉर्ट हेयर, वो यहीं पर रुका नहीं। इट हैड फॉर मोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन मेडिसिन, इसका असर अद्वियात पर भी हुआ, सर्जरी पर भी हुआ, एंड पब्लिक हेल्थ और अवामी सेहत पर भी हुआ। फॉर इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लॉर्ड लिस्टर्स वर्क, क्योंकि यही इब्तदाई पॉइंट भी था, इब्तदाई मुकाम भी था कि लॉर्ड लिस्टर का जो काम था, उस दौर का मशहूर एक सर्जन जरा था डॉक्टर, ऑन इन्फ्लेमेशन, सोजिश के ऊपर, ऑफ वाउंड ज़ख्मों की, यानी इसी चीज़ को, फर्मेंटेशन को उसने इसी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए इलाज शुरू किया। किन चीज़ों का इलाज शुरू किया? ज़ख्मों की सोजिश का, विच इन दोज डेज काज्ड एंडलेस ट्रबल, और उन दिनों में ज़ख्मों की सोजिश नाकाबिले बयान तकलीफ़ देते थे आफ्टर ऑपरेशन के बाद, एंड ऑफन मेकिंग एम्पुटेशन, और अक्सर ऐसे होता था कि दर्द की शिद्दत की वजह से एम्पुटेशन यानी उज़व जो था वो काट दिया जाता था, अलहदा कर दिया जाता था। नेसेसरी
एंड फ्रीक्वेंटली, ज़रूरी हो जाता था एंड फ्रीक्वेंटली और अक्सर औकात इवन दिस वाज नॉट इनफ टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, इसके बावजूद भी मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए ये अमल काफ़ी नहीं होता था। यानी मरीज़ का ऑपरेट कर दिया जाता था, ऑपरेशन के बाद उसका जो ज़ख्म होता था उसमें सोजिश पैदा हो जाती थी और वो उसकी समझ नहीं आती थी कि सोजिश का क्या नाम है इलाज किस तरह से करना है। उसकी वजह जब काजेज़ सामने नहीं थे तो प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल थी, यानी डायग्नोज ही नहीं कर पाते थे सर्जन जो थे कि इसका मसला क्या है। तो इसकी रिसर्च को सामने रखते हुए पहली दफ़ा लॉर्ड लिस्टर ने भी आइडिया लगाया कि ज़ख्मों की सोजिश भी फर्मेंटेशन की वजह से होती है। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज़ख्मों के अंदर सोजिश पैदा करते हैं, पस पड़ जाती है और ज़ख्म जो अल्टीमेटली ख़राब हो जाते हैं और नाकाबिल इलाज। और बाज़ औक़ात तो कहता था कि ज़ख्मों वाली जगह को काटना पड़ता था, इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात मरीज़ों की डेथ पॉसिबल हो जाती थी। तो अब इलाज जो था वो ज़ख्म जो ऑपरेशन के कट थे उनका इलाज भी मुमकिन होने लगा था। About 33% of death from major operation occurred in pre-Listerian days. यानी लिस्टर जिन दिनों में सर्जरी कर रहा था उनसे पहले तकरीबन 33% लोग जो थे वो ड्यूरिंग ऑपरेशन उनकी डेथ हो जाती थी। विद द रिजल्ट, इस नतीजे के साथ दैट सर्जन्स वर अनविलिंग टू ऑपरेट, कि सर्जन तब तक ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होते थे एक्सेप्ट एज अ लास्ट एंड डेस्परेट रिजॉर्ट, जब तक कि इसको आखिरी हरबा या मायूस कुन हरबा नहीं समझा जाता था। यानी कभी भी जो सर्जन था वो ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होता था, उसकी वजह ऑपरेशन के बाद ज़ख्म को ठीक करना ये उस सर्जन के लिए सबसे बड़ा इशू होता था। तो सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पर, आखिरी अटैम्प्ट के तौर पर सिर्फ ऑपरेशन किया जाता था। नाउ पास्चर डिस्कवरी या पास्चर की जो दरियाफत थी, फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया, क्योंकि उसने बताया था कि फर्मेंटेशन का अमल जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेट लिस्टर वंडरिंग, इस चीज़ ने लिस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वेदर इन्फ्लेमेशन वाज नॉट आल्सो अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, कि कहीं इन्फ्लेमेशन यानी जो सोजिश है ज़ख्मों की, कहीं ये भी खमीर की वजह से तो नहीं, ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से गेटिंग इनटू द वाउंड, जो ज़ख्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एंड एज द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्च, और एक शानदार तहकीकात के सिलसिले के नतीजे में, ही प्रूव्ड दैट दिस वाज सो, लिस्टर ने भी ये प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही है, यही हकीकत है। यानी हकीकत यही है कि ज़ख्म के ऊपर बाद में बैक्टीरिया अटैक करते थे और वो सोजिश का सबब बनते थे। एंड दैट इफ़ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड, और अगर सिर्फ जर्म्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए फ्रॉम वाउंड, ज़ख्मों से, इन्फ्लेमेशन वाज एवर्टेड, तो सोजिश को रोका जा सकता है। एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी हैज़ लेड ऑन टू द असेप्टिक मेथड, इसके बाद एंटीसेप्टिक मेथड जो था ये लेके गया असेप्टिक मेथड की तरफ। अब डिफरेंस क्या था, एंटीसेप्टिक मेथड के अंदर ज़ख्मों का इलाज किया जाता था केमिकल के साथ, और बाद वाले दौर के अंदर असेप्टिक मेथड भी डेवलप किया गया। ये वो मेथड था जिसमें जरासीमों को ख़त्म किया जाता था परहेज़ के साथ, यानी ज़ख्मों का इलाज केमिकल के करने के बजाय ज़ख्म की निगहदाश्त अच्छे तरीके से की जाती थी, ज़ख्मों को पाक करके, यानी कि कट लगाने से पहले, ऑपरेट करने से पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको क्लीन कर लिया जाता था, केमिकल के साथ नहीं बल्कि क्लीन किया जाता था हीट के साथ, हरारत के साथ। तो उस मेथड को बोला जाता था असेप्टिक मेथड। वेयर द आइडियल इज़ टू कीप द पेशेंट स्किन फ्री फ्रॉम जर्म, और इसका इस्तेमाल ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश की जाए कि जरासीम की जो जिल्द है उसको जरासीमों से पाक रखा जाए, सो दैट द लिविंग टिश्यूज़ नीड नॉट बी सोक इन कार्बोलिक, ताकि जो जिंदा टिश्यूज़ हैं उनको कार्बोलिक एसिड इनके ऊपर इस्तेमाल ना किया जाए, विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज़ एज वेल एज द जर्म, क्योंकि कार्बोलिक एसिड जहाँ पर जरासीमों को ख़त्म करता था वहाँ पर वो बॉडी टिश्यूज़ को भी ख़त्म कर देता था। हैंस दो द इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह से जो आलात थे, एंड द डॉक्टर्स हैंड, और डॉक्टर के अपने हाथ, एंड एवरीथिंग एल्स, और बाकी हर एक चीज़, आर रिगरसली बड़ी एहतियात के साथ डिसइंफेक्टेड, उसको जरासीमों से पाक किया जाता था। यानी बजाय इसके कि ऑपरेशन करने के बाद उसके ऊपर कार्बोलिक एसिड या कोई और एसिड लगाया जाता, ऑपरेशन करने से पहले ही ऑपरेशन थिएटर को स्प्रे किया जाता, ऑपरेशन टेबल को स्प्रे किया जाता, डॉक्टर अपने हाथों के ऊपर क्या नाम है स्प्रे करता, और उसके साथ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको पाक किया जाता था। द वाउंड इज़ नॉट दस ट्रीटेड, और ज़ख्मों का इलाज अब इस तरह नहीं किया जाता था, अनलेस इट बी एन ओल्ड वाउंड, जब तक कि ज़ख्म बहुत पुराना ना हो, ऑलरेडी इन्फेक्टेड, और जो पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो। एंड द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ दिस वर्क इज़ शोन, और इस काम की बहुत ज़्यादा अहमियत देखी गई बाई द फैक्ट, इस हकीकत से दैट द डेथ रेट टुडे इन मेजर ऑपरेशन हैज़ फॉलन टू अबाउट 1%,
कि आज की दुनिया में भी डेथ रेट ड्यूरिंग ऑपरेशन 1% तक रह गया। यानी अब भी डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेट करने से पहले क्या करते हैं, सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको क्या नाम है डिसइंफेक्टेड किया जाता है, और उसके बाद जो टेबल होता है जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है, और उनके अपने हाथों के ऊपर भी वो क्या नाम है स्प्रे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि ड्यूरिंग ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना हो। यानी असेप्टिक मेथड जरासीमों से पाक रखने के तरीके से भी करंट जो डेथ रेट है ड्यूरिंग ऑपरेशन वो 1% तक रह गया। टू रिटर्न टू पास्चर, वापस लौटते हैं, पास्चर की बात करते हैं। द अचीवमेंट बाय विच ही इज़ बेस्ट नोन, वो कारनामे जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर था। टू द मैन इन द स्ट्रीट, टू द मैन इन द स्ट्रीट, हत्ता कि आम आदमी भी उसको जानता था। विस दूसरे अल्फाज में लफ्ज़ यूज़ किया गया VICVC, इसका मतलब है इन सेकेंड वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में हिज वर्क ऑन डिजीज़, बीमारियों पर उसका काम, was led up to by an investigation into which he was almost forced by the French government, उसने बेतहाशा बीमारियों के बारे में रिसर्च की, हत्ता कि जो गवर्नमेंट थी फ्रांस की वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हो चुकी थी। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्कवर्म, और हुकूमत ने राब्ता कर किया था एक दफ़ा, मिस्टीरियस एपिडेमिक, एक पुरअसरार वबाई मर्ज थी, ऑफ सिल्कवर्म, रेशम के कीड़ों को लग गई। Disease which for 15 or 16 years had been devastating the silk industry in south of France, जनूबी फ्रांस के अंदर पिछले 15 से 16 सालों के दौरान जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो डे बाई डे क्या डिक्लाइन हो रही थी, जवाल पजीर हो रही थी, और समझ नहीं आ रही थी कि सिल्कवर्म इंडस्ट्री को असल में मसला क्या है। मसले के हल के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने राब्ता किया लुइस पास्चर के साथ। नाउ The keeping of silkworm was one of the chief home industries of the peasantry. किसानों का सबसे बड़ा जो पेशा था वो सिल्कवर्म इंडस्ट्री का ही था। ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जनूबी हिस्से के जितना किसान तबका था वो ज़्यादा अपना जो इनकम का दारोमदार रेवेन्यू जनरेट करते थे सिल्कवर्म से। प्रैक्टिकली एवरी फैमिली सेट असाइड द बेस्ट रूम इन द हाउस, और अमली तौर पर हर ख़ानदान ने एक बेहतरीन जो कमरा था घर का वो मुख्तस किया होता था फॉर द रीरिंग, पालने के लिए, एंड टेंडिंग ऑफ सिल्कवर्म, और सिल्कवर्म की देखभाल के लिए, रेशम के कीड़ों की देखभाल और उनको पालने के लिए घर का बेहतरीन कमरा जो था वो मुतय्यन किया होता था। द विमेन गॉड अप इवन ड्यूरिंग द नाइट, और हत्ता के ख़वातीन रात के वक्त भी जागती थी, टू सप्लाई द वर्म्स विद द फ्रेश मलबेरी, ताकि उनको उनकी खुराक यानी कि जो सिल्क वर्म्स हैं, रेशम के जो कीड़े, उनको मलबेरी जो वो लीव्स उनको खिला सकें, ये शहतूत के पत्ते खुराक के तौर पर, यानी खुराक डालने के लिए इवन ख़वातीन जो थी घरों की वो भी रात के वक्त भी जागती थी। टू सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज जस्ट राइट, और ये भी देखने के लिए कि कहीं टेम्परेचर जो कमरे का वो ज़्यादा बढ़ा तो नहीं। एंड इन दैट रीजन, और उसी इलाके में, कॉमन ग्रीटिंग ऑन मीटिंग ऑफ फ्रेंड इज सेट टू बी नॉट, आमतौर पर जब भी, यानी जनूबी फ्रांस के अंदर जब भी एक बंदा दूसरे से मिलता था तो आम कॉमन ग्रीटिंग्स नहीं होती थी, बल्कि क्या कहते थे, हाउ डू यू डू, हाँ जी कैसे हैं आप, बट हाउ आर योर सिल्कवर्म डूइंग। ये नहीं पूछा जाता था कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि पूछा जाता आप कैसे हैं और आपके कीड़े कैसे हैं, रेशम के कीड़ों का क्या हाल है आपके। यानी ये कॉमन ग्रीटिंग्स होती थी जनूबी फ्रांस के अंदर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पूरा जो वेस्टर्न फ्रांस था, उस फ्रांस के उस इलाके के अंदर हर बंदा, हर घर जो था वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता था। अनटिल 1849 1849 तक इंडस्ट्री हैड फ्लोरिश्ड कंसिस्टेंटली, इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया था। बट इन 1849 1849 में द मॉथ्स वर अटैक बाय डिजीज, MOTH, मौत कहते हैं कीड़ों को। मॉथ्स वर अटैक बाय डिजीज, ये जो कीड़े थे रेशम के, इनके ऊपर बीमारी का हमला हुआ। इट वॉज थॉट एट फर्स्ट, सबसे पहले ये सोचा गया दैट द एग्स वर आ फॉल्ट, कि शायद अंडे नाकस हैं, एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉड फ्राम द अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिक से ताज़ा अंडे बरामद किए गए। एंड फॉर वन रीज़न और दिस क्योर्ड द डिजीज़, एक लिहाज से थोड़ी देर के लिए तो इससे बीमारी का इलाज मुमकिन हो गया। बट इट रीअपीयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स, लेकिन उन अंडों से जो नस्ल आगे निकली, बरामद हुई, उस नस्ल को फिर दोबारा उसी बीमारी का सामना करना पड़ गया। एंड सो द इनहेबिटेंट्स वर ड्राइवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर, इस वजह से अब जो मुकामी रहायशी थे उन्हें हर साल नए कीड़े जो थे और नए अंडे जो थे वो बाहर से मंगवाने पड़ते थे। यानी अब समझ नहीं आ रही थी कि वो जो रेशम के कीड़े हैं वो बीमार क्यों हो जाते हैं, और जो अगली जनरेशन थी वो थोड़ी देर के लिए तो कारामद होते, उसके बाद वो भी बीमार पड़ जाती। हर साल जो लोग थे, मुकामी लोग जो थे, रेशम के अंडे इस्तेमाल करने की बजाय फ्रेश एग्स जो थे वो बाहर से मंगवाते थे। Soon, however, the disease spread to the neighboring countries,
और जल्दी ये बीमारी ना सिर्फ फ्रांस बल्कि करीबी ममालिक तक भी जा पहुंची। एंड अनटिल जापान वाज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम डिजीज़, हत्ता कि उस एरिया में सिर्फ जापान वाहद मुल्क रह गया था जो कि बीमारियों से पाक रेशम और बीमारियों से पाक रेशम के अंडे तैयार करने वाला मुल्क था। एंड दिस रिड्यूस द सिल्क ग्रोअर्स टू डिस्पेयर, और रेशम पैदा करने वालों को इस चीज़ ने बड़ा मायूस किया। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद द रुइन, हज़ारों फैमिलियाँ जो थी वो तबाह हो गई। एंड थिंग्स वर सो सीरियस, और मामलात बड़े संजीदा हो गए दैट इन 1865 द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्चर टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज़, कि 1865 में गवर्नमेंट मजबूर हुई और पास्चर से रब्ता किया कि इस बीमारी के ऊपर तहकीक करें। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज़, पहले तो पास्चर ने इनकार किया। एंड ऑन द ग्राउंड, और इस बिना पर दैट ही वाज अ केमिस्ट, कि वो कीमियादान है, एंड नॉट अ नेचुरलिस्ट, और माहिर हैवानात या माहिर नबातियात नहीं है, यानी जानवरों पौधों के बारे में उसे कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ एक केमिस्ट है। एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ, और ये भी कहा कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी सिल्क के कीड़े को छुआ भी नहीं है। बट ही प्लेडेड इग्नोरेंस इन वेन, लेकिन वकालत जो थी, यानी इसकी जो लाइल्मी थी वो बेसूद थी, यानी कि इसकी ये जो वकालत की उसने अपने फेवर में कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, मैंने तो ज़िंदगी में कभी रेशम का कीड़ा ही नहीं देखा, ये सारी चीज़ें बेसूद हुई। सो मच द बेटर रिप्लाइड मिस्टर दमास, एक मिस्टर दमास उस दौर हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट का एक एलची था जो उसके पास आया, और उसने बोला कि जो भी है, सो मच द बेटर, जो भी है तुम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन तुम इसको कर सकते हो। यू विल ओनली हैव द आइडियाज़ विच कम टू यू फ्राम योर ओन ऑब्जर्विंग, तुम वाहिद बंदे हो जो अपने मुशाहदात से, अपनी अक्ल से भी काम लेके इसका हल निकाल सकते हो। दिस ऑक्यूपाइड विद इज सिंपैथी फॉर द पीपल ऑफ द डिवास्टेटेड रीजन, अब उसने हाँ की थी, लेकिन उस हाँ के पीछे वजह क्या थी? दिस ऑक्यूपाइड विद इज सिंपैथी फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हमदर्दियाँ थी उसके दिल में, विच द डिवास्टेटेड रीजन, जिनका ताल्लुक तबाह हाल इलाकों से था। ओवर केम इज रिलेक्टेंस, और उसकी जो हिचकिचाहट थी उसके ऊपर उसकी हमदर्दियाँ गालिब आ गई। एंड ही सेट आउट फॉर अलाइस, और वो इस रिसर्च के लिए निकल पड़ा। अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसे ज़िले की तरफ जहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। ये कस्बे का नाम था ALAIS, अलाइस वर्ड कस्बे का नाम है जहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। उस कस्बे की तरफ रिसर्च के लिए निकल पड़ा। नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर्स हैड नोटेड, अब जो अर्लियर ऑब्जर्वर थे यानी मुशाहदा करने वाले लोग थे, हैड नोटेड, उन्होंने देख लिया था माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स आर कार्पसल्स, के खुर्दबीनी अजसाम मौजूद हैं। आर कार्पसल्स, ये छोटे छोटे ज़र्रात हैं, इन द बॉडीज़ ऑफ द डिजीज़ वर्म, यानी जो रेशम के कीड़े हैं उनके जिस्मों के अंदर छोटे छोटे खुर्दबीनी अजसाम मौजूद हैं। बट नोबडी हैड सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ रेमेडी, ये तो पता लग गया था कुछ है बॉडीज़ के अंदर जो इनको बीमार कर रहा है, लेकिन इलाज नहीं ढूंढा था। अनटिल पास्चर सजेस्टेड कलेक्टिंग द एग्स, पास्चर ने एक मशवरा दिया कि तमाम अंडे इकट्ठे कर लिए जाएँ। लेड बाई ईच मौथ, जितने कीड़ों ने दिए अंडे वो सारे अंडे इकट्ठे किए जाएँ, सेपरेटली एंड ओनली, यानी उन कीड़ों को अलग किया जाए, एंड ओनली कीपिंग दोज ड्राइव फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, और अब जो सेहतमंद अंडे हैं उनको अलहदा कर लिया जाए। ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन वाज बाई यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये सिर्फ वो मुमकिन था, यानी सेहतमंद अंडों को गैर सेहतमंद अंडों से अलहदा करना माइक्रोस्कोप के जरिए ही पॉसिबल था। एंड पास्चर रियलाइज दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी स्ट्रेंज, और पास्चर जानता था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, ये बड़ी अजीब होगी, एंड टेरिफाइंग और खौफनाक होगी टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए, यानी किसानों को बेचारों को क्या पता इस चीज़ का, माइक्रोस्कोप का, इसलिए उनके लिए बड़ी मशीन बड़ी अजीब होगी। एंड सो ही ट्राई टू रीश्योर देम बाई टेलिंग देम दैट दिस लिटिल गर्ल ऑफ 8 year old वाज क्वाइट एट होम विद इट, इसलिए उसने एक छोटी सी बच्ची को पास बुलाया और उसको कहा कि ये देखो, ये मशीन कोई अजीब मशीन नहीं है, बल्कि ये तो एक छोटी सी 8 साल बच्ची जो वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकती है। इन एडिशन, इसके अलावा ही डायरेक्टेड द सिल्क वर्म रियरर्स, वो डायरेक्टली मुखातब हुआ रेशम के कीड़े पालने वाले लोगों के साथ, अटेंशन टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, और उन्हें मशवरा दिया कि ओवर क्राउडिंग नहीं करने, कमरे के अंदर थोड़ी मिकदार में कीड़े रखने हैं, सेहतमंद कीड़े रखने हैं, अनक्लीनलीनेस और गंदगी से परहेज करना है, ओवर हीटिंग, ज़्यादा हरारत नहीं रखनी, एंड अनहेल्दी कंडीशन और गैर सेहतमंदाना सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जनरली आमतौर पर, सिंस दीज वीकेंड द इंसेक्ट, क्योंकि ये चीज़ कीड़ों को कमज़ोर करती है, एंड मेड दैम मोर लायबल टू द डिजीज़, और वो जल्द बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यानी एक छोटा सा इसका जो मशवरा था, वो मशवरा ही असल में फ्रांस की रेशम के कीड़ों की सनत को बचाने में कामयाब हुआ, कि उसने बोला कि जितने, सबसे पहले क्या करो कि जितने सेहतमंद अंडे हैं
उनको गैर सेहतमंद अंडों से अलहदा कर दो। और सेकेंडली ओवर क्राउडिंग, ओवर हीटिंग और अनहेल्दी जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर दो। यानी इंडायरेक्टली ये मशवरा था कि जो मस्कन, जो रूम्स आपने सजेस्ट किए हुए हैं उनको ख़त्म करके नए एरी वेंटिलेटेड रूम्स हैं जिनमें टेम्परेचर नॉर्मल हो, वो रूम्स मुंतखब करो इनके लिए। अब कीड़ों को वहाँ पे शिफ्ट करो, सब कीड़ों को नहीं, सिर्फ उन कीड़ों को जो सेहतमंद है, ताकि उनके अंडे भी सेहतमंद होंगे और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सारी की सारी सेहतमंद होगी, और जो बीमार कीड़े हैं या बीमार अंडे हैं उन दोनों को तलफ कर दिया जाए। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट पार्ट के साथ या थर्ड पार्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फर्दर अगर आपको कोई